अब आप खुद फील करोगे कि आपने क्या क्या पढ़ा है, कितना इसमें। ये बेसिकली बड़ी फेमस बुक है, पैरामाउंट करके, आपको उसमें एक्सरसाइज मिल जाएगी बड़े अच्छे से। और मतलब बहुत इजी जो है सेंटेंसेस आपको लगेंगे अगर आपने पढ़ रखा है तो। 47 में से मैं मान के चलता हूँ 40-42 सेंटेंस में ऐसे आपको लगेंगे कि हाँ यार ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है, मैंने पढ़ ली है। तो इट्स काइंड ऑफ अ डेमो कि आप देखो कि आपने कितना पढ़ लिया, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से क्या इनफ है कि नहीं। पहला सेंटेंस, ही वाज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस। अब ध्यान से देखना, ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसके तुरंत बाद क्वेश्चन रखा है इसका ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। और अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात बताई थी, क्या बताया था? मैंने बताया था कि राइज होता है, रोज होता है, राइजन होता है, ठीक है। और एक बताया था मैंने, रेज होता है, रेज्ड होता है, और रेज्ड होता है, ठीक है। ये खुद होता है, ये करा जाता है, बताया था, याद होगा तो। इसका मतलब एक तरीके से किसी से खुद होना, खुद उठना, खुद उगना। जैसे सनराइजेज है, सूरज खुद से उगता है, कोई किसी चीज को काम कर रहा है तो वो रेज है। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा चलो इसको भी छोड़ो, तो मैंने आपको बताया था ये इंट्रांजिटिव होती है और ये ट्रांजिटिव होती है। अगर इतनी बात समझ में, जरा सेंटेंस देखना पहला, ही वाज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चन। मैनी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव होती है ये। ट्रांजिटिव कौन सी होती है? रेज होती है, रेज की सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड। तो ही रोज नहीं, ही रेज्ड मैनी क्वेश्चन, उसने बहुत से क्वेश्चन उठाए। वो इंक्विजिटिव होता है, जिज्ञासु, जिज्ञासु जिसको बहुत सारी जिज्ञासा होती है ना, ऐसा बच्चा होता है जिसको बहुत से क्वेश्चन पूछने होते हैं, तो इंक्विजिटिव। तो उसने बहुत से क्वेश्चन उठाए, है ना। अब उसने वो क्वेश्चन पूछे हैं, क्या उठाया उसने? क्वेश्चन उठाए। ऑब्जेक्ट है आपके पास, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। और ट्रांजिटिव कौन होता है? रेज होता है। मीनिंग की बात करूं तो ये उठना होता है, ये उठाना होता है, ये उगना होता है, ये उगाना होता है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली दिखाएगा एक्शन खुद से हुआ है, ये दिखाएगा एक्शन करा गया है, इतना सी फर्क है। नंबर 2 देखो, ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। अब देखो, यहाँ पर बॉर्न का मतलब जन्म लेने से है ना। बॉर्न का मतलब इससे है जन्म लेने से है। अगर आप समझदार हो तो मैंने आपको बताया था बियर शब्द होता है, लेकिन इसकी दो थर्ड फॉर्म्स बनती हैं। एक तो बी ओ आर एन ई बोर्न बनता है, एक तो बी ओ आर एन बॉर्न बनता है। बॉर्न मतलब होता है पैदा करना, ठीक है ना, बेसिकली पैदा होना होगा, ठीक है। और ये जो बॉर्न होता है ये होता है सहन करना। तो ही वॉज बॉर्न, वो पैदा किया गया है बेसिकली, मतलब वो वह पैदा हुआ है, किया गया तो मीनिंग निकल नहीं सकता, क्योंकि तुम जानबूझ के पैदा नहीं कर सकते किसी को गरीब अमीर परिवार में। तो वह पैदा हुआ है, पैदा होने के लिए बी ओ आर एन ही नहीं आता, बी ओ आर एन आता है। अब आपको इसका थोड़ा सा क्लियर नहीं हो, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल जाननी है तो मैंने ये सेंटेंस, ये वाला जो बियर बॉर्न बॉर्न है, मैंने आपको क्लास में कराया, जिसने नहीं देखी वो एक बार क्लास में देखो, आपको बेहतर चीज़ समझ में आएगी मैंने क्या करा रखा है। लास्ट वाली क्लास, लास्ट सेकंड लास्ट क्लास में कराया हुआ। नंबर 3 देखो, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950। देखो भाई, दो चीज़ें होती है, एक तो फाइंड होता है ढूंढना, है ना, फाइंड, फाउंड, फाउंड, ठीक है। फाइंड ये होता है ढूंढना, किसी चीज़ को ढूंढना, फाइंड। एक होता है फाउंड, इसकी सेकंड फॉर्म बनती है फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म भी बनती है फाउंडेड। इसका मतलब होता है स्थापना करना। तो अगर मैं कह रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी की क्या करी गई थी 1950 में, खोज करी गई थी, ढूंढा गया था यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई थी। अरे यूनिवर्सिटी बनाई गई होगी यार, खोजने का मतलब थोड़ी है। यूनिवर्सिटी बनाई गई है ना, तो उसकी स्थापना करी गई, स्थापना करेगी तो फाउंड नहीं फाउंडेड लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम। मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन करी। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो कंप्लेन की अगर बात करें तो वर्ब होती है कंप्लेन, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाओगे तो ईडी लगा के बना दोगे, क्या लगा के बना दोगे? ईडी लगा के बना दोगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लेन है, अ, अगर आपको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगानी तो ईडी लगा देना। मैं बताना चाह रहा हूँ कंप्लेंट क्या है। अगर आप टी लगा दे तो बच्चे नाउन बन जाता है, क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। दोनों में फर्क है, कंप्लेंट जो टी लगा देते हो वो नाउन है, जो खाली एन वाला है वो वर्ब है। अब देखो आई कंप्लेंट, अब देखो यहाँ पे अगेंस्ट हो गई प्रपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट हो गया है, आई सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट अपने साथ सब्जेक्ट थोड़ी लेगा, सब्जेक्ट अपने साथ वर्ब लेगा। अगर आपको वर्ब चाहिए तो यहाँ से टी हटाओ, है ना। और सेंटेंस देखो यहाँ पे लिखा है, सेंटेंस आगे पढ़ोगे, एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटिंग वार्निंग्स ही फेल्ड, सेकंड फॉर्म लिखी है, मतलब सेंटेंस पास्ट का है, तो यहाँ पर कंप्लेन नहीं कंप्लेन कर दो, आई कंप्लेन अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये कहानी है, टी वाला नाउन होता है, खाली कंप्लेन वर्ब होता है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लग के बनता है। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन। अफेक्ट की बात हो रही है, अच्छा ठीक है। देखो भाई, दो चीजें होती हैं, कहीं जगह है क्या हमारे पास? देखो यहाँ है, इधर आ जाओ, या मैं उधर ही पेज ऐड कर लेता हूँ क्या, नहीं पेज तो उधर ही है, उधर देखो, चलो मैं बताता हूँ। एक होता है अफेक्ट, जो कि वर्ब बनता है, जब वर्ब बनता है, क्या बनता है? वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रभावित करना किसी को,
ठीक है। बहाने करने का मीनिंग भी ये रखता है, किसी चीज़ का बहाना करना, हालांकि मीनिंग मोस्टली निकलेगा प्रभावित करना। ठीक है। एक होता है इफेक्ट, ई वाला। ठीक है। अगर ये नाउन बनेगा तो उसका मतलब निकलेगा प्रभाव से। देखो यहाँ प्रभाव से ही प्रभावित करना बना है। इफेक्ट होता है नाउन जिसका मतलब प्रभावित करना, इफेक्ट वर्ब भी होता है। जब ये वर्ब बनता है इसका मतलब होता है बदलाव लाना। ठीक है। आप इसको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से पढ़ोगे थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, तो तुम मीनिंग से ध्यान रखो, इससे ध्यान रखो, मीनिंग से ध्यान रखो। मीनिंग से ठीक रहेगा। अब तुम देख लो, तुम्हें वर्ब चाहिए नाउन, अगर तुम्हें नाउन चाहिए तो नाउन के रूप में तो इफेक्ट आएगा ई वाला, क्योंकि यही नाउन बनता है। अगर तुम्हें वर्ब चाहिए तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मीनिंग प्रभावित करने का है, बहाना करने का है, या मीनिंग बदलाव लाने का है। जैसा मीनिंग है उस हिसाब से अपना आंसर लगा दो। अब मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ, सेंटेंस देखो जरा एक बार। सेंटेंस क्या कह रहा है? फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट ऑन अ पर्सन। अब देखो परमानेंट होता है एडजेक्टिव, फेलियर का नहीं होना चाहिए परमानेंट प्रभाव किसी पर्सन पर। मस्ट नॉट हैव क्या हो गया हमारा, हेल्प, ये मस्ट हो गया मॉडल, नॉट आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव आ गया, मेन वर्ब ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद तुम सोच रहे हो अफेक्ट वर्ब है, नहीं अफेक्ट नाउन है बच्चे। यहाँ पे नाउन है क्योंकि परमानेंट क्या है, एडजेक्टिव है। अगर नाउन है तो नाउन के रूप में केवल क्या सही होता है, ध्यान से देखो। अरे नाउन तो केवल ये बनेगा, जो प्रभाव वाला मीनिंग होगा तो केवल इफेक्ट क्या बनेगा, नाउन बनेगा। वर्ब के रूप में दोनों आ सकते हैं, अफेक्ट और इफेक्ट दोनों वर्ब है, लेकिन नाउन केवल इफेक्ट है। तो समझदार के लिए इशारा काफी कि आप यहाँ पर अफेक्ट काट के इफेक्ट कर दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट है भाई, अफेक्ट इफेक्ट बहुत पूछना है पेपर में, ध्यान रखना। अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ से देख लो, ये चीज तुम्हारे दिमाग में अगर रही तो मुझे लगता नहीं क्वेश्चन गलत होगा, बहुत है। नेक्स्ट देखो, सेंटेंस नंबर 6 की बात करते हैं। आई कीप माई सेल्फ कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। कह रहा है कि मैं खुद को शांत रखता हूँ, एंड नेवर लूज माई टेम्पर, और अपना कभी टेम्पर मतलब नहीं खोता हूँ, अपना कंट्रोल नहीं खोता हूँ कभी भी, गुस्सा अपना हमेशा कंट्रोल में रखता हूँ। इवन व्हेन प्रोवोक्ड, अगर मुझे प्रोवोक भी करा जाए, मुझे भड़काया भी जाए, तो भी मैं अपना गुस्सा वस्सा कंट्रोल रखता हूँ, वो ये कहना चाह रहा है। आई कीप माई कूल तो रूल नहीं होगा, माई सेल्फ कूल होगा, मैं खुद को कूल रखता हूँ, लेकिन गलती यहाँ थी ये तो मैंने कर दिया ठीक। लूज नहीं, अगर आप सोचें यहाँ पे लूज हो जाएगा, लूज नहीं। लूज होता है एडजेक्टिव, है ना। आई नेवर लूज माई टेम्पर, लूज मतलब ये बेसिकली खोने से, आपा खोना है ना। नेवर लूज माई टेम्पर, अपना आपा नहीं खोता हूँ। जो एल डब्ल्यू लूज है, एल डब्ल्यू एस वाला लूज है, इसका मतलब होता है किसी चीज का ढीला होने से, है ना। किसी चीज का ढीला होना, जैसे आपकी ग्रिप ढीली हो गई तो उसको लूज, एल डब्ल्यू एस लूज लिखोगे, लेकिन ये एडजेक्टिव होता है बच्चा। ठीक है, आपको चाहिए वर्ब, और वर्ब चाहिए तो यहाँ पे एल ओ एस सी लोग का यूज करो, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देख लो, ही लाइड ऑन द ग्रास। अब तुम समझदार हो, वो जमीन पे लेट गया फॉर आवर्स, कई घंटे तक लेटा रहा, एंजॉइंग द कूल ब्रीज, वो ठंडी हवा में बेसिकली एंजॉय कर रहा था। ऑन प्रपोजिशन है, द ग्रास उसका ऑब्जेक्ट है। ऑन प्रपोजिशन है, द ग्लास उसका ऑब्जेक्ट है। एक बात पक्की है, बात पास की चल रही होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति की बात चल रही है, ही वह घंटों तक घास पे लेटा रहा या लेट गया, और उसके बाद उसने उसने एंजॉय करा कूल ब्रीज को, तो सीधी सी बात है कि ऐसा नहीं है कि बार बार एक्शन हो रहा होगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, सेकंड फॉर्म है, मुझे भी पता चल गया सेकंड फॉर्म है। मुझे भी पता चला कि प्रपोजिशन है उसके साथ अपना ऑब्जेक्ट है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन साथ में कैसी आएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी, क्योंकि वर्ब के पास ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब मैं आपको समझा चुका हूँ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाला केस, क्या बता चुका हूँ। देखो, लाई, लाई, ले, लेन, लाई ले, लेन, ये हमारी, इसका मतलब होता है पड़ा होना, लेटा होना। अगर मीनिंग की बात करूँ हिंदी में, ऐसे निकाल लो। बाकी लाई जो होती है कैसी वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये भी मैंने बताया है। लाई जो होती है कैसी वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ना कि ट्रांजिटिव। लाई एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है, सेकंड फॉर्म ले है, थर्ड फॉर्म लेन है। बोले सर ट्रांजिटिव भी कुछ होती होगी, बोले सर ट्रांजिटिव भी कुछ होती होगी। देखो जरा, ले, लेड, लेड, ठीक है ना। इसका मतलब होता है किसी चीज को रखना, ठीक है, किसी चीज को रखना, पड़े होना नहीं, किसी चीज को रखना, ये ट्रांजिटिव होती है भाई। अब आपको इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म चाहिए, इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म कौन होती है, ले होती है, तो लाइट नहीं क्या आएगा, ले आएगा। इतनी सी बात है। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू। अब देखो एक चीज है, ओवरफ्लू तो तुमने देख लिया यहाँ पे, मैं बताता हूँ एक सेकंड, चलो जगह कहाँ से लाऊं, लेकिन यही लिख देता हूँ चलो। देखो शब्द होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है ओवरफ्लो, समझ रहे हो, और सेकंड फॉर्म होती है ओवरफ्लोड, और थर्ड फॉर्म भी होती है ओवरफ्लो। ओवरफ्लू शब्द होता ही है, तो सेकंड फॉर्म आएगी ओवरफ्लोड, ठीक है। ओवरफ्लू कुछ नहीं होता। देखो एक चीज बताऊं, अगर तुम समझदार हो तो तुम ये सीखो, क्या कि ओवर कुछ हो, फ्लाई को देखो, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, ठीक है। बाकी
फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। ये फ्लाई जो है ये उड़ने वाला है। कौन से वाला है? उड़ने वाला है। हवा में उड़ना है, फ्लाई उड़ने वाला है। फ्लो जो है ये बहने से है। फ्लो किससे है? ये बहने वाला मीनिंग रखता है। दोनों में फर्क है। उसने क्या करा? फ्लू लगा दिया। अब बात किसकी चल रही जरा देखना। रेनी सीजन, पानी की बात चल रही है। अब पानी हवा में थोड़ी जाएगा, पानी जाएगा बह के। बहना होता है फ्लो, फ्लो फ्लोड फ्लोड। इसलिए फ्लू नहीं आएगा, पानी उड़ेगा नहीं, पानी बहेगा। बहने के लिए फ्लो आएगा। फ्लो की सेकंड फॉर्म फ्लोड होती है, ना कि फ्लू। फ्लू होती है उड़ने वाले फ्लाई की। वहीं से शब्द बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही ले हिज लगेज। उसने अपना लगेज रख दिया। अब ध्यान से सुनना, उसने अपना लगेज अगर रखा है तो लगेज आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लगेज आपके साथ क्या है? ऑब्जेक्ट है। लगेज ऑब्जेक्ट है, बोले सर बढ़िया बात। इसका मतलब कैसी वर्ब आएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। एंड असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल। वो उसने अपना लगेज रखा और कुछ देर वो ले डाउन टू रेस्ट, कुछ देर लेट गया वो रेस्ट करने के लिए, फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए। मतलब एक सिंगल टाइम एक्टिविटी है। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन हुआ नहीं कि वो रोज आता है रोज लेट रहा है, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। सिंगल टाइम एक्टिविटी मतलब बात प्रेजेंट की नहीं होगी, बात किसकी होगी? पास्ट की होगी। अगर बात पास्ट की होगी तो मुझे पता चला ट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ट्रांजिटिव वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। अभी बता के आया हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब में ले होती है ट्रांजिटिव वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड। तो ले नहीं, किसका यूज करेंगे? लेड का यूज करेंगे। ही लेड हिज लगेज असाइड। ही लेड हिज लगेज असाइड, सेकंड फॉर्म के रूप में, ठीक है। ट्रांजिटिव होता है ले लेड लेड, और इन ट्रांजिटिव क्या होता है? ले लाई ले लेन, ठीक है। ध्यान रखने की चीजें जरूरी है। बाकी देखो यहाँ पे ले आया, यहाँ पे जो ले आया सेकंड फॉर्म है इन ट्रांजिटिव की, है ना, क्योंकि डाउन एडवर्ब है। डाउन किसी जगह का नाम है, ये एडवर्ब है ना। डाउन कहाँ? टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल, इन्फिनेटिव हो गया। फॉर प्रोपोजिशन, व्हाइल उसका ऑब्जेक्ट हो गया। बस इतनी सी कहानी है। और वो लेट गया, लेटा होना तो वैसे भी इंट्रांजिटिव मीनिंग से, और नहीं मीनिंग से नहीं निकाल पा रहे हो तो देखो ऑब्जेक्ट तो रखा नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो देख लो इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? ले होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगी। इसलिए हमने सेकंड फॉर्म के रूप में किसका यूज किया? लेड का यूज किया। लॉजिकल है सब कुछ यार, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तुम अगर जोड़ पाओगे तो बड़ा सही रहेगा। इसीलिए तो सिखा रहे हैं कि ऐसे कि तुम एक बार पढ़ो, लेकिन लॉजिकल चलो, रट रटा के नहीं। ऐसा होता है तो ऐसा होता है। नंबर 10, when the calamity fell the village they faced it bravely। जब जो कैलमिटी है, जो आपदा है, फैल द विलेज, जब वो गांव पर आके गिरी, दे फेस्ड इट ब्रेवली, उन्होंने बड़ा बहादुरी से उसको फेस किया। यार बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बहादुरी से फेस किया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कुछ जगह मिल जाए थोड़ी सी, ठीक है। एक सेकंड को पेज ऐड करता हूँ मैं। देखो भाई, नंबर 10 देखो। देखो एक तो फॉल होता है, फॉल फैल, फॉल है। मैं समझा चुका हूँ, फॉल और फैल दोनों समझा चुका हूँ, है ना। फॉल होता है अगर मैं ऐसे कहूँ कि आपसे कि सडनली गो डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। सडनली गो डाउन ऑन द ग्राउंड, और भी लिखना चाहो तो सडनली गो डाउन ऑन द ग्राउंड एक्सीडेंटली। किसी चीज का अचानक से ग्राउंड पे गिर जाना, ग्राउंड पे चला जाना, ग्राउंड पे गिर जाना ऊपर से, एक्सीडेंटली, नॉट नॉट इंटेंशनली, ठीक है, अनइंटेंशनली या एक्सीडेंटली। फॉल फैल फैल है। जैसे एक सेंटेंस में लिखवाया था, राम फेल डाउन, यार राम नीचे गिर गया। अब जैसे कोई व्यक्ति है, माना चल रहा था, है ना, कोई एबीसी कोई भी व्यक्ति है, वो नीचे गिरा, मैंने कहा। तो फेल वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, फेल डाउन। सेकंड फॉर्म है, आपने सेकंड फॉर्म का यूज करा। कोई चीज अचानक से नीचे गिर गई, सडनली गो डाउन ऑन द ग्राउंड, कोई चीज नीचे चली गई एक्सीडेंटली, अचानक से, तो मैंने फेल का यूज करा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से एक शब्द बना है फॉल फैल के बाद से, वर्ड आप यूज करते हैं, वी फॉल, ठीक है। हालांकि अब बहुत कम यूज होता है, लेकिन मतलब एंसेंट वर्ड है, एंसेंट बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में यूज होता था पहले। बिफॉल, बिफेल, और होता है बिफॉलन। तो ही ये बात, इसका मीनिंग होता है कि समथिंग हैपेंड बाय चांस। बोले यार मतलब बाय चांस हो गया कोई काम, है ना, उम्मीद तो नहीं थी, कोई काम बाय चांस हो गया। लेकिन मैं सेंटेंस लिखता हूँ क्या? मैनी नेचुरल डिजास्टर्स हैव बिफॉलन दैट विलेज। कि भाई इस गांव पे बहुत सी नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो अचानक से बाई चांस आ गिरी हैं। समस्या उसके इस गांव के ऊपर बहुत सी समस्याएं आ पड़ी हैं। तो अब यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स की जो बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या कहोगे? नेचुरल डिजास्टर आके जमीन पे गिर गई, या नेचुरल डिजास्टर बाई चांस हैपन हो गई, कि बाई चांस बोले इस गांव का नसीब ऐसा है कि भाई यहाँ पे बड़ी दिक्कतें हो गई, बड़ी नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ पे, बाढ़ होती है तो यहाँ आ जाती है, कोरोना होता है तो यहाँ आ जाता है, कोई भी ऐसी चीज। तो ये तुम बताना चाह रहे हो, तो दोनों में फर्क है। समथिंग हैपन बाई चांस, कोई चीज बाई चांस हो रही है, ऐसा हो गया। मतलब बाई चांस ऐसा हुआ कि कोई चीज हो गई, कोई चीज नीचे गिर गई, तो उसके लिए फॉल का यूज कर रहे हो।
नीचे गिरने के लिए सेकंड फॉर्म फेल है, लेकिन डिजास्टर हो गई, कोई चीज बाई चांस घटित हो गई है, नीचे गिरना नहीं है उसका मीनिंग, बाई चांस किसी चीज का घटित होना, तो वो बिफॉल है। अब यही बात मैं अगर तुम्हें समझा दूं कि इन दोनों को अगर हम मतलब करें, समराइज करें, तो ये चीज को जरा यहाँ यूज करो। When calamity fell the village, they faced it bravely. जब कोई आपदा आन पड़ी उनके गांव पे, तो उन्होंने उसका बड़ा बहादुरी से सामना करा। तो अब यहाँ पर आपदा आके जमीन पे तो गिरी नहीं है, तो फेल गलत है, बिफॉल सही है, बस इतना बताना चाह रहा है ना। अब बिफॉल है, बिफॉल की सेकंड फॉर्म होती है बिफेल, तो एफ ए डबल की जगह एफ ए डबल कर लेना, बस इतनी सी बात है, फॉल की जगह बिफेल आएगा। डिफरेंस मैंने बेहतर ही बता दिया है, जो आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखो नंबर 11। नंबर 11 कह रहा है द असैसिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग। अब अगर तुम समझदार हो तो हैंग मैंने आपको समझा दिया था क्लास में, ठीक है साहब। हैंग बड़ा इजी होता है, मैं बता चुका हूँ कि भैया हैंग होता है, हैंग होता है और हैंग होता है, ठीक है साहब। फांसी पे चढ़ाने के लिए हैंग 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 का यूज करते हैं, एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए। फांसी पे चढ़ाने के लिए हैंग 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 का यूज करते हैं, तो हंग नहीं आएगा, क्या आएगा? ऑर्डर टू बी हैंग, उसको फांसी पर लटकाने के लिए ऑर्डर दे दिया है, आप ये कह रहे हैं। बोले सर फिर हैंग क्या होता है? हंग क्या होता है? किसी चीज को लटकाना, है ना। हैंग हंग हंग होता है किसी चीज को लटकाना। तुमने कपड़ा किसी मतलब कहीं तार पे किसी चीज पे लटका दिया, तो किसी कपड़े वगैरह का लटकाना, किसी चीज को लटका देना, वो सब क्या आएंगी? हैंग हंग हंग होंगी, अगर किसी चीज को लटकाने की बात है। फांसी लगाने के लिए हैंग 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 होता है, हैंग 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 हंग हंग। क्लास में लिखवा चुका हूँ, मुझे लगता है आपको ध्यान होगा, क्लास के सबसे लास्ट में ये बात नहीं बताई, मैंने बताई थी। नेक्स्ट देखो नंबर 12। इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM, कि भाई अगर मैं अभी भी निकलता हूँ तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा 9 बजे तक। बच्चे रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, एक बात ध्यान रखना, रिटर्न का मतलब ही वापस होता है। और ये बात तुम समझ सकते हो, टर्न होता है ना, टर्न से पहले तुमने री लगा रखा है, री का मतलब होता है अगेन किसी चीज को दोबारा करना। तुमने सुना कि मेरे एग्जाम में री आ गई, मतलब मुझे दोबारा देना पड़ेगा, नंबर कम थे। तो री रिटर्न में जो री आया वो इसी बात को बता रहा है कि बैक इसका मीनिंग है, बैक साथ नहीं आएगा, रिटर्न हो गया, रिवर्ट हो गया। तो री वाले जनरली जो शब्द होते हैं उनके साथ जनरली बैक नहीं लगाते, मीनिंग उसका कुछ ऐसा होना चाहिए कि वापसी वाली कुछ मीनिंग हो, तो उसके लिए साथ बैक का यूज नहीं होता, ये गलत है। नेक्स्ट देखो। When the company offered him uppers on his retirement, he refused to agree. He refused to agree it. He refused to agree it. He refused to accept it. किस चीज को एक्सेप्ट करना? एग्री करना मतलब किसी बात को मान लेना, है ना, लेकिन उसको पैसे दिए जा रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना। अपर्स ऑन हिज रिटायरमेंट, उसको कंपनी ने ऑफर करा अपर्स ऑन हिज रिटायरमेंट, उसको रिटायरमेंट में कुछ चीजें दी जा रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया एग्री करने से। एग्री तो टर्म्स एंड कंडीशन करा जाता है, तो अगर तुम्हें कोई चीज दी जा रही है तो तुम उसको एक्सेप्ट करोगे, है ना, कि भाई मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या फिर रिफ्यूज कर दोगे, ठीक है। तो दो चीजें हैं, तो एग्री नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? एक्सेप्ट आएगा, क्या आएगा? एक्सेप्ट आएगा। नेक्स्ट, the timid creature was driven into a narrow lane where it was slewed by the kidnapper। अब देखो, बात स्ल्यूड की हो रही है, वर्ब चल रही है, तो वर्ब की ही बात होगी, बात किसकी हो रही है? स्ल्यूड की हो रही है ना। किसी को बहुत ज्यादा वायलेंटली किल कर देना, मार देना स्ल्यूड होता है। अगर आपको पता हो तो ये स्ले से बना है, स्ले फर्स्ट फॉर्म होती है, स्ल्यू सेकंड फॉर्म होती है, और स्लेन होती है थर्ड फॉर्म। स्लेन क्या होती है? थर्ड फॉर्म। मीनिंग होता है टू किल समवन वायलेंटली, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, टू किल समवन वायलेंटली तुम्हें पता देखना है, वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आती है, एनजी फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म चाहिए, स्ल्यूट चाहिए, स्लेन चाहिए। स्लेन चाहिए, मीनिंग ध्यान रखना, काम की चीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो। बीइंग implicated in a murder case, he was conclusively suspected। देखो, conclusively conclusion से बना है, conclusively जो है एडजेक्टिव है, conclusion हमारा नाउन होता है। conclusively मतलब कुल मिलाकर, है ना। conclusively मतलब तुमने किसी का कुल 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 मिलाकर conclusion निकाल दिया तुमने किसी चीज का, तो conclusively मतलब किसी का conclusion आ गया। उसी के साथ उन्होंने रखा है suspected, मतलब कोई चीज suspected भी है। अगर कोई चीज सस्पेक्टेड है तो वो कॉन्क्लूसिव कैसे हो सकती है? कॉन्क्लूसिव मतलब किसी चीज का डिसीजन तुमने निकाल लिया, कंक्लूजन निकाल लिया, किसी के फाइनल आउटपुट तक तुम पहुंच गए। अगर कोई चीज कॉन्क्लूसिव है तो सस्पेक्टेड कैसे है? अगर सस्पेक्टेड है तो कॉन्क्लूसिव कैसे है? दोनों बातें एक साथ आ ही नहीं सकती। इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस, है ना। आप बहुत सी चीजें पढ़ो, जैसे रिटर्न के साथ बैक आया, क्या है ये? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। जनरली ऐसे एक्सप्रेशन का प्रयोग साथ में गलत माना जाता है ना। सुपरफ्लुअस हो गया, एक से ज्यादा बार कोई चीज दिखा दी है, मीनिंग इसका कॉन्ट्रास्ट हो गया। कॉन्क्लूसिवली सस्पेक्टेड साथ में आ ही नहीं सकता, है ना, कि कॉन्क्लूसिवली भी आ जाए, सस्पेक्टेड भी आ जाए, नहीं, दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों का मीनिंग साथ में यूज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए कॉन्क्लूसिवली सस्पेक्टेड जो है साथ में नहीं आएंगे। अब तुम क्या करोगे, है ना, आप कहोगे कि वो सस्पेक्टेड फॉर, कॉन्क्लूसिवली हटा लो, है ना, इसके बी पार्ट में गलती हो जाएगी, कॉन्क्लूसिवली हटा लो। नेक्स्ट देखो नंबर 16। माई ब्रदर थिंक्स दैट somebody must have dared him to steal the scooter। नंबर 16 देखो, क्या कहना चाहेंगे? अब मैंने आपको बताया था डेयर आ जाए, है ना। देखो, मस्ट हैव हेल्पिंग वर्ब है, डेयर मेन वर्ब है। जब जब मस्ट, ये नीड और डेयर मेन वर्ब बनते हैं, तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेते, क्या लेते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो somebody must have dared him steal the scooter या टू steal the scooter, टू steal the scooter, तो बेसिकली स्टील की जगह टू steal का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो 17 नंबर।
व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन, कि जब मैं यंग था तो उस टाइम में मोहन से तेज हो सकता था। अगर तुम यंग थे, पास्ट की बात चल रही है, तो पास्ट के लिए कहना आएगा कूड़ा आएगा। वेरी अंडरस्टूड की बात है। हालांकि मॉडल्स मैंने पढ़ाई नहीं, दो चार क्वेश्चन इसमें हो सकता है मॉडल्स में मिल जाए, लेकिन उसको सोल्व कर लेंगे अभी। यहाँ तो फिलहाल इतनी सी बात है कि अगर वॉज यंग, पुरानी बात चल रही है, तो आई कैन रन फास्टर या आई कुड रन फास्टर। आई कुड रन फास्टर। 18 नंबर देखो, नॉट आया। मैंने आपको बताया नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, नॉट के बाद मेन वर्ब आती है। और जब जब नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो वो मॉडल्स की तरीके से काम करते हैं। क्या मॉडल्स में कभी भी तुमने एस एस लगता देखा कि मॉडल्स के साथ एस एस लगा दियो? अरे मॉडल्स के साथ एस एस नहीं लगते, मेन वर्ब के साथ लगते हैं एस एस। तो यहाँ पर नीड सही किसका यूज करेंगे? नीड का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो 19 नंबर, ही डेयर नॉट टू गो देयर। नॉट आया, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, मतलब डेयर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आपको पता है डेयर, नीड और डेयर जब जब हेल्पिंग वर्ब बनते हैं मॉडल्स की तरह काम करते हैं तो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेंगे। तो टू गो या गो, गो केवल आप कहेंगे ही डेयर नॉट गो देयर, तो टू हटा लो, टू हटा के केवल गो लिखो। तो नंबर 20 देखो, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड। 10 ईयर नहीं, 10 ईयर्स ओल्ड लिख जाती है। और दूसरी बात है यूज नहीं, यूज्ड। आई यूज टू प्ले हॉकी, मैं खेला करता था हॉकी, व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 साल का था। ठीक है, 10 साल का था तब मैं हॉकी खेला करता था। पहली बात तो यहाँ से पता चल रहा है कि बात पास्ट की। ये वैन क्लोज है, हालांकि क्लोज अभी पढ़ाई नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उनमें, लेकिन वैन क्लोज है। वैन क्लोज जो है टाइम क्लोज होती है। ये वैन, जब भी तुम्हें वैन क्लोज कहीं मिल जाए ना, वैन के साथ वाला सेंटेंस कहीं मिल जाए, तो वो टाइम क्लोज है। वो तुम्हें जोर जोर से बता रहा है चीख के कि टाइम, इसका टाइम कैसा है, पास्ट है। वॉज मतलब पास्ट की बात चल रही है। और अगर पास्ट है तो यूज नहीं, यूज्ड। यूज नहीं क्या आएगा? यूज्ड। आई यूज टू। नेक्स्ट देखो 21 नंबर देखो, अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्री ऑनर। मॉडल का क्वेश्चन आ गया यार, उसके बाद चेंज भी करना पड़ेगा क्योंकि बात तो पास्ट की है। लेकिन आपने यहाँ पर सेव लिख दिया, सोल्जर सेव हिज कंट्री ऑनर, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा करता है, एक बार थोड़ी। अ सोल्जर मस्ट फाइट, कुड नहीं आएगा बच्चे, मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, सर्टेनिटी दिखा रहा है इस तरीके की, है ना, कि भाई ये काम करना ही करना है। ठीक है, अभी देखो उसको मैं उसमें पढ़ाऊंगा मॉडल से, तुम्हें ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि शुड और मस्ट में क्या फ़र्क होता है ना। कोई जो शुड जो है वो नॉर्मल बेसिकली सजेशन को दिखा रहा है, और मस्ट जो है कि वही करना ही करना है किसी काम को ना, अर्जेंट, मतलब एक तरीके से स्पीकर्स कंसर्न को लेके भी बता रहा होता है बात की, भाई बोलने वाला जो है बहुत जोर देके कह रहा है कोई काम बहुत जरूरी है होना, तो उसके लिए मस्ट का यूज करते हैं। ये चीज़ तुम मॉडल्स में पढ़ोगे, तो पूरी जगह फिलहाल मस्ट लगा लिया मैंने बताया। और सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, उसको बिल्कुल अपनी कंट्री के लिए फाइट करनी चाहिए। एंड सेव हिज कंट्री ऑनर, उसको सेव करना चाहिए। मस्ट सेव हिज कंट्री ऑनर, उसको अपने कंट्री के ऑनर को, सम्मान को बताना चाहिए। ठीक है, आई वुड रेदर डाई देन बेग। एक बात तुम समझ लो, क्या, एक होता है टी एच एन देन, एक होता है टी एच ए एन देन। टी एच एन देन होता है आपका, ये होता है कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, टी एच एन देन होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा तो कंफ्यूज मत होना ज़्यादा, मैं तुम्हें सिंपल से एक बात बता देता हूँ। कंपैरेटिव डिग्री में टी एच एन देन का यूज़ करते हैं, और वुड रेदर के साथ हमेशा देन आता है। ध्यान रखना, टी एच एन वाला, टी एच एन वाला नहीं, टी एच एन वाला क्या आता है, देन आता है, क्योंकि हमेशा चूज करने की बात करता है। आई वुड रेदर डाई, वुड रेदर कहीं आएगा ना, वो हमेशा चूज करने की बात करेगा। आई वुड रेदर लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, है ना, देन कॉफी। वही मैं जो हूँ एक कप चाय पीना पसंद करूंगा कॉफी के कंपेरिजन में। चाय तो भाई चाय है, चाय तो मतलब टी काइंड ऑफ लव, भाई चाय तो प्यार है। तो उसने बोला कि भाई मैं जो हूँ आई वुड रेदर डाई देन बैक, बोले भाई मैं मरना पसंद करूंगा किसके कंपेरिजन में, भीख मांगने कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन ही हो रहा है, और कंपैरिजन हो रहा है तो टी एच एन देन की जरूरत नहीं है, टी एच एन देन की जरूरत है। टी एच एन देन मतलब कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन है, एक तरीके से कंपैरिजन कर रहा है दो सेंटेंसेस के बीच में, दो दो थॉट्स के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में, दो सेंटेंसेस के बीच में, किसी भी, या फिर दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन हो रहा है तो फिर सीधी सी बात है टी एच ए एन देन आएगा, ना कि टी एच ई एन देन। देन कब आता है? देन एडवर्ब ऑफ टाइम, जब कभी टाइम की तुम्हें जरूरत पड़ रही है, टाइम दिखाना है कहीं ना कहीं, तो उस टाइम पे टी एच ई एन देन का यूज करते हैं, वरना देन का यूज नहीं होगा। कंपैरिजन के लिए तो हमेशा टी एच एन देन आएगा, एक बात याद रखो, है ना। 23, लेस के साथ हमेशा शुड का यूज करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये बात मैं तुम्हें थोड़ा मॉडल से पढ़ा दूंगा, नहीं हो तो ध्यान रखनी ही पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत पूछता है लेस के साथ कौन सा मॉडल आएगा। लेस के साथ हमेशा शुड आता है, वैसे ना भी यूज करो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मॉडल्स का यूज कर रहे हो तो केवल किसका यूज करोगे? शुड का यूज करोगे, ध्यान रखना। लेस, है ना। लेस का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, लिखना चाहो तो लिख लेना, कहीं भी एल लेस आएगा कंजक्शन बन के बीच में सेंटेंस के, तो उसका मीनिंग होगा कहीं ऐसा ना हो। रन फास्ट, लेस यू शुड मिस द ट्रेन। रन फास्ट, यही तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को क्या कर दो, मिस कर दो। तो ये है कहानी थोड़ी। नेक्स्ट देखो, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन्स। यू नीड टू वर्क हार्ड। अब देखो, यू नीड टू वर्क हार्ड, नीड मेन वर्ब, जब जब नीड मेन वर्ब बनेगा तो उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने कहा भाई बिल्कुल सही है। बट देखो, वर्क हार्ड में बताया था वर्ब होता है, हार्ड वर्क नाउन होता है ना, बताया था नहीं, याद होगा तुम्हें। बट यू नीड नॉट टू वेस्ट, अब देखो नॉट से पहले नीड हेल्पिंग वर्ब है, जब जब नीड हेल्पिंग वर्ब बनता है मॉडल बनता है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका मतलब टू वेस्ट नहीं, किसका यूज करेंगे? वेस्ट का यूज करेंगे। बट यू नीड नॉट वेस्ट टाइम ऑन, ठीक है। 25 में किसका यूज करेंगे? वेस्ट का यूज करेंगे। 26 देखो,
शी वुड ब्रोक, अरे मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रोक नहीं ब्रेक। शी वुड ब्रेक अ प्लेट एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे, प्रेड बात पास्ट की चल रही है तो मे नहीं, क्या आएगा, माइट, इसका यूज करेंगे माइट का। नेक्स्ट देखो, रामा मस्ट नॉट टू हैव, अब देखो मस्ट नॉट टू हैव का तो कोई मतलब बनता नहीं, नॉट आ गया मस्ट आ गया, मॉडल आया तो मॉडल के सदर की फर्स्ट फॉर्म, तो मस्ट नॉट हैव, टू हैव नहीं मस्ट नॉट हैव। 29 देख लो, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल, शुड बी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ जाए और उसके बाद फिर भी वर्ब रखी हो तो वो थर्ड फॉर्म ही होगी। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, मॉडल के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आ गई उसके बाद फिर से वर्ब रखी है तो थर्ड फॉर्म होगी। आईएनजी भी हो सकती है वैसे तो मैं आपको बताऊं, है ना, जनरली होती नहीं है लेकिन जनरली मतलब आईएनजी भी हो सकती है बी के बाद, और थर्ड फॉर्म भी हो ही सकती है। तो, देखो एक चीज है, अगर तुम समझदार हो तो चलो, ये टेंस की बात है, तुम ना समझ पा रहे हो सकता है, या लॉजिकल तुम अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन एक बात पता है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, बी आ गया, मॉडल के साथ बी आ गया, उसके बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है, क्या दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है एक साथ, बताओ खुद सोच के देखो, अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी, दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है एक साथ। वेस्ट मटेरियल शुड बी, है ना, शुड बी रिसाइकल, वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल किया जाना चाहिए हमारे द्वारा, पैसिव वॉइस है सेंटेंस, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो मॉडल के साथ बी आया, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म आती है तो रिसाइकल नहीं रिसाइकल्ड होगा, क्या होगा, रिसाइकल्ड होगा, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन, नंबर 30 देखो, देखो चीज होती है, ध्यान रखना हमेशा के लिए, क्या, कैन नॉट और साथ में एबल टू, दोनों साथ में यूज नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखना, कैन नॉट और एबल टू दोनों साथ में यूज नहीं होते, दोनों में से एक यूज होगा, हालांकि दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, कैन नॉट और एबल टू साथ में यूज नहीं होते, कैन नॉट और एबल टू, कैन नॉट जो है वो, कैन जो है वो एबिलिटी को दिखाता है, किसको दिखाता है, एबिलिटी को, और कैन एबिलिटी को दिखाता है, नॉट तो मैंने क्यों ही लगा दिया, वैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कैन और एबल टू, ठीक है, कैन एबिलिटी को दिखाता है, और एबल टू का मतलब, एबल का मतलब एबिलिटी से ही है ना, एबल आया है तो एबल से ही तो एबिलिटी बना है, तो कैन और एबल दो शब्द हैं, दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते, आप सोचो कि कैन भी लगा दो एबल भी लगा दो, नहीं, जनरली पढ़ने वाला सही लगता है, बोले राम कैन एबल टू डू दिस दैट, जो भी तुम कहना चाह रहे हो, तो कैन और एबल टू सुनने में सही लगता है, कैन नॉट एबल टू, है ना, कैन नॉट एबल टू लिखा है, कैन एबल टू लिखा है, देखने में ऐसा लगता है कि अरे यार बड़ा सही सेंटेंस है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन दोनों गलत है, ये सुपरफ्लोस हो जाता है, सुपरफ्लोस मतलब कैन का मतलब भी, कैन जो मॉडल है वो एबिलिटी दिखाता है, और एबल का मतलब भी एबिलिटी से होता है, ठीक है, इसलिए दोनों का यूज साथ में नहीं होता, है ना। बाकी दोनों में वैसे फर्क होता है कि कैन कहाँ आएगा, एबल टू कहाँ आएगा, थोड़ा सा डिटेल वाली बात है कि भाई कोई नेचुरल आपके अंदर कोई चीज़ है ना, नेचुरल आपकी क्षमता है तो कैन लगाओगे, कोई सिचुएशन स्पेसिफिक क्षमता है तो आप उसके लिए एबल टू का यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई कैन और एबल टू में, आपसे मैं आपसे कहूँ कि यार एक काम करो कि भागो, मैंने कहा, आपने पूछा बोले सर कितना भागूं, मैंने एक काम करो, यहाँ से ना 5 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है, पहले अच्छा था, मैंने कहा वहां पहुंच जाओ 5 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है, बोले बोले सर क्या करेंगे, मैंने कहा, कुछ नहीं, देखो एक ट्रेन आ रही होगी वहां से पार्सल पकड़ लेना, वो मेरा पार्सल है। कभी सर अच्छा, मैंने कहा मैं 5 किलोमीटर स्टेशन दूर है और 5 मिनट में तुम्हें पहुंचना है, तुम कहोगे सर बिल्कुल जा रहा हूँ, अभी गया भाग के ही पहुंचा, लेकिन आपको ही पता है कि 5 किलोमीटर दूर स्टेशन है और 5 मिनट में आप नहीं पहुंच पाओगे, बहुत मुश्किल काम है 5 किलोमीटर, मैंने आपसे कहा पैदल जाना है, मैंने आपसे कहा क्या करना है, पैदल जाना है 5 किलोमीटर, ठीक है, आप कहोगे सर नहीं पहुंच पाऊंगा, आपने कोशिश करी लेकिन आपको पता नहीं पहुंच सकते, नेचुरल एबिलिटी है कि भाई आप पहुंच नहीं सकते, यू कैन नॉट रीच द स्टेशन इन 5 मिनट, आपने कैन नॉट का यूज करा, वही मैंने आपसे कहा कि भाई तेरे पास 5 मिनट है, मैंने कहा, मैंने कहा फिर, बोले इन 5 मिनट में, मैंने कहा मेरा 2 किलोमीटर दूर स्टेशन है, और वहाँ 2 किलोमीटर दूर स्टेशन पे पहुंचने के बाद एक व्यक्ति खड़ा है, बोले सर अच्छा, और मैं कहूँगा वो जो है ना वो व्यक्ति, बोले हाँ सर, वो ज्वाइनिंग लेटर दे रहा है गवर्नमेंट जॉब्स के, जाओ और जाके उससे ज्वाइनिंग लेटर ले लो, तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की, समझे, तुम्हारे अंदर जितने भी हॉर्सेस होंगे ना, जितने भी तुम्हारे अंदर के हॉर्सेस होंगे तुम सारे खोल लोगे, और तुम 2 किलोमीटर 5 मीटर पकड़ने की कोशिश करोगे, हुसैन बोल्ट बन जाओगे तुम। वो नेचुरल एबिलिटी नहीं है, वो एक सिचुएशन स्पेसिफिक ड्रिवन एबिलिटी है कि अचानक से तुम्हारे अंदर एक एनर्जी आ गई कि यार अगर पहुंच गए तो सरकारी नौकरी लग जाएगी, उस सिचुएशन में कैन नहीं, उस सिचुएशन में एबल टू का यूज करते हैं, दोनों में फर्क होता है। हालांकि इस बात को मैं मॉडल्स में बताऊंगा, अभी तो मेरा मतलब इस ये आ गया तो मैंने बीच में बता दिया, और अच्छे से मॉडल्स में देखेंगे इसको। तो भाई कैन नॉट के साथ एबल टू नहीं आएगा, कैन नॉट को देखो आप इसको एबल टू बता दो, गवर्नमेंट कैन नॉट कंटेन, बस आगे ठीक हो जाएगा, बी एबल टू बता दो, कैन नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी कंटेन, ठीक है, बी एबल टू गलत है, नेक्स्ट देखो, द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम, अब देखो द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर, पहली बात तो पुलिस प्लूरल नाउन होता है, मैं बता चुका हूँ, और उसमें बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उसके साथ थिंक आया, बिल्कुल ठीक है, 31st में, ठीक है, पुलिस थिंक दैट, अब तुमने कहा यस्टरडे, अब यस्टरडे आया मतलब बात पास्ट की बात है तो मैं आएगा माइट आएगा, पास्ट की बात है तो माइट आएगा बच्चे, में नहीं आएगा, क्या आएगा, माइट आएगा,